आज हम लोग का जो नवीन टॉपिक है वो भारत में राजनीतिक संगठनों का उदय तथा राष्ट्रीय आंदोलन, इस विषय वस्तु पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दौर उत्तरार्ध होता है, या कह सकते हैं जो लास्ट की 3/4 वर्ष बचते हैं शताब्दी के, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन या राजनीतिक संगठन या हमारे राष्ट्रवाद, ठीक है, इन भावनाओं का भारत में लोगों के मन में ऐसी भावनाओं का उदय होता है और राजनीतिक संगठन हमारे स्थापित होते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दौर जो है राष्ट्रवाद के लिए फेमस है, राष्ट्रवाद के उदय के लिए जाना जाता है। हम देखते हैं कि इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई कारण विद्यमान थे। ठीक है, जैसे भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के बाद अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां, इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो कारण विद्यमान है उसको मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी औपनिवेशिक नीतियां, राष्ट्रीय अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा व्यवस्था, समाचार पत्रों का विकास, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, यह तमाम ऐसे प्रमुख बातें थी जिससे हमारे राष्ट्रवाद के विकास को एक गति प्रदान हुई। ठीक है, और वह एक माहौल उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता के मन में, लोगों के मन में राष्ट्र के लिए एक गौरव की भावना निर्मित हो सके। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो उन प्रमुख कारण में आप लिखिएगा कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की औपनिवेशिक नीतियां, राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक प्रमुख कारण ये था। दूसरा आपका 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन, 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तीसरा आपका भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास। चौथा आपका समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों की, भारत में राष्ट्रवाद के लिए उदय के लिए ये प्रमुख बातें जिम्मेदार थी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी सत्ता की औपनिवेशिक नीतियां, इस औपनिवेशिक नीतियों में उनकी प्रशासनिक, आर्थिक सभी नीतियां इसमें शामिल थी। ठीक है, और 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास और समाचार पत्रों की भूमिका। हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा के विकास से हमें भारत के विषय में, प्राचीन भारत के विषय में जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हमें अपने साहित्यिक या हमारे जो व्यवस्था थी, जो साहित्य थे, उस पर गौरव करने की एक अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इस वजह से उस पे हम अपने प्राचीन राजनीतिक विरासत और भी चीज़ों पर अपने अंदर आत्म विश्वास या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना, ये सब की चीज़ें हमारे दिमाग में घर करती चली जा रही थी। तो यह भारत में शिक्षा का विकास जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निर्वाह किया। शिक्षा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था बटी हुई थी
कुछ लोग चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा दी जाए और कुछ लोग चाहते थे कि प्राच्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो अंत में अंग्रेज पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए अब अनुकूल माहौल तैयार कर लिए और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर काम किया। लेकिन इसके साथ साथ हमें तत्कालीन व्यवस्था के अंतर्गत भारत के साहित्यिक जो सामग्रियां थी उसको जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ और हमें राष्ट्रीय चेतना हमारे अंदर विकसित हुई। तो ये हुआ। इसके बाद समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों के आने से वह सरकार की नीतियों का एक आलोचना लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए वो सब तैयार थे और उन्हें प्रस्तुत भी किया। ठीक है, इसलिए समाचार पत्रों ने भी भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद के विषय में एक भूमिका निर्मित की थी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। इस आंदोलन को हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा कि ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये सब तमाम सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जो उपज थे, जो नेता हमारे उभर कर सामने आए थे, उन नेताओं के द्वारा, ठीक है, अपने देश की गौरव, ठीक है, अपने देश के विषय में, ठीक है, प्राचीन भारत के विषय में गौरवान्वित होने का एक अवसर इन नेताओं ने हम लोगों को प्रदान किया। ठीक है, हम देखते हैं कि जैसे दयानंद सरस्वती का उदाहरण लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक क्षेत्र में उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अच्छा सा अच्छा, बुरा सा बुरा स्वदेशी राष्ट्र अच्छे से अच्छे विदेशी राष्ट्र से भी अच्छा होता है। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा भी उन्होंने ही दिया था। ठीक है, और उनके द्वारा वेदों को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण भी हम लोगों को अपने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक जो मूल्य थे उसको गौरव करने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तीन चेतनाओं के विकास के फलस्वरूप हमारे यहाँ राजनीतिक संगठनों का उदय प्रारंभ होता है। ठीक है, उन उदय में पहला जो संगठन उदित होता है वह 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा बंगाल से में यह संगठन बनाया जाता है। पहला क्या है? 1836 संगठन का नाम क्या है? बंग भाषा प्रकाशन सभा। ठीक है, यह बंगाल के कुछ लोगों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था। इस संस्था के द्वारा सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, ठीक है, और उसमें सुधार के लिए प्रयास करना, इस संस्था का उद्देश्य था। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 कहाँ पर? ये बंगाल में निर्मित हुआ था। ठीक है, सरकार की नीतियों की, प्रशासकीय और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना और उस पर अपने सुधार के लिए सुझाव देना, इस संस्था का काम था। ठीक है, दूसरी प्रमुख संस्था बनी 1838। इसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। यह संस्था भी बंगाल में, उस समय बंगाल जो है वो बौद्धिक चेतना का एक गढ़ माना जाता था। ठीक है, और बंगाल इतना विशाल था, इतना समृद्ध था। आपने देखा है कि अंग्रेजों ने बंगाल से ही अपनी सत्ता का प्रारंभ किया था और उस समय बंगाल में बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये इतना बड़ा क्षेत्र शामिल था। करीब करीब बंगाल का क्षेत्रफल जो है 1,89,000 वर्ग किलोमीटर का था। ठीक है, इतना बड़ा बंगाल था। तो वहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ। किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने। द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है, यही टैगोर फैमिली है
द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये टैगोर फैमिली उसी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। यह जमींदारों के अधिकार के लिए यह सोसाइटी गठित की गई थी। कब किया गया था? 1838। फिर एक संस्था का गठन हुआ है 1843, 43, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। ठीक है, यह कब गठित हुआ था? 1843। ठीक है, इसके गठन में भी द्वारिकानाथ टैगोर की भूमिका थी। द्वारिकानाथ, और इसमें जो शामिल होने वाले सदस्य थे उसमें कई अंग्रेज भी शामिल थे, जैसे जॉर्ज थॉमसन थे। ठीक है, और कई अंग्रेज, करीब 6-7 अंग्रेज इसमें शामिल थे। लेकिन यह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो भारत पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की समीक्षा करने के लिए और उसकी आलोचना के लिए गठित हुई थी। ठीक है, उसकी समीक्षा करती थी और उसको सरकार को सुझाव देती थी, उसमें आलोचना के द्वारा अपना सुझाव प्रस्तुत करती थी। कौन? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके बाद आपका एक प्रमुख एसोसिएशन गठित हुआ था 1851 में, वह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, यह कब हुआ था? 1851 में। इसके जो प्रमुख सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे, वो देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है। यह तत्कालीन भारत में राजनीतिक विषयों पर सलाह मशविरा करती थी और सरकार को आगाह करती थी जनता के अधिकारों के प्रति। यह पहली एक संस्था थी ऐसी कि जो जनता की मांग को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती थी। वह नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब हम आपको पूरा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 1836 बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1838 लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पहले की स्थापना में कई लोग थे, शामिल थे, इसमें द्वारकानाथ टैगोर भी थे। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी में भी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ये गठित किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में द्वारकानाथ टैगोर और अन्य अंग्रेज भी शामिल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना करते थे। फिर 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव और राजेंद्र लाल मित्र ने मिलकर किया। यह जनता की मांग को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने वाली प्रमुख संस्था थी 1851। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं 1860 का दशक। 1860 के दशक में एक संस्था 1866 में, ठीक है, वह संस्था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटेन में स्थापित की गई थी।
भारतीयों के राजनीतिक मांगों के लिए ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों और अन्य के मन में उसके प्रति, अधिकार के प्रति अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए यह संस्था कहाँ पे स्थापित की गई थी? ब्रिटेन में। उसका नाम है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। 1866 लंदन। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। मतलब ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय थे, अन्य लोग थे, वहाँ की जनता को भारत की राजनीतिक दशा और भारत की जनता के जो अधिकार थे, जो उनकी मांग थी, उसको बताने के लिए यह संस्था ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लंदन में। ठीक है। इसके बाद एक संस्था आपका 1867, इस संस्था की स्थापना पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, यह संस्था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किसके द्वारा स्थापित हुई थी? रानाडे द्वारा। यह संस्था रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रमुख संगठन एक और आता है 1875 इंडिया लीग। इंडिया लीग इस कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार, ठीक है। ये तीनों संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1866 की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, यह जनता को राजनीतिक मामलों में उसको समृद्ध करने के लिए, उसके अधिकार के विषय में बताने के लिए, जनता को बताने के लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी रानाडे के द्वारा। और 1875 में इंडिया लीग की स्थापना हुई थी कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। चलिए इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1876 में एक राजनीतिक संगठन बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन। 1876 इंडियन एसोसिएशन। यह संस्था कहाँ पर? कलकत्ता में। इसके संस्थापक जो लोग थे, एक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरे थे मनमोहन घोष और तीसरे थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। 1876 की कलकत्ता में स्थापित हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मनमोहन घोष और आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक सदस्यों में थे। इसमें मनमोहन घोष को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था और आनंद मोहन बोस को इस संस्था का सचिव बनाया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व यही एक ऐसी संस्था थी जो अखिल भारतीय लोगों का नेतृत्व करती थी। मतलब अभी तक जो संस्थाएं हम लोगों ने देखी वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के पूर्व यही एक संस्था थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, इंडियन एसोसिएशन, जो अखिल भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। एक प्रश्न आया हुआ है, इस कमीशन के द्वारा पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व वह कौन सी संस्था थी, ठीक है, जो भारतीय जनता को अखिल भारतीय नेतृत्व प्रदान करती थी। तो वह संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। इसी इंडियन एसोसिएशन ने अपना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक सम्मेलन आयोजित इसके द्वारा किया जाता रहा हर 2 वर्ष पर। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, तो वहां पर उस सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए, ठीक है। इसलिए कि इंडियन एसोसिएशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था वो कलकत्ता में उसी समय किया जा रहा था, ठीक है। इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना के वक्त उपस्थित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन कमीशन के द्वारा पूछा गया है, वह कौन सा प्रमुख भारतीय नेता था जो कांग्रेस की स्थापना के वक्त उपस्थित नहीं था? तो वह आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्योंकि इस संस्था का सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से चल रहा था और वह उसी समय कलकत्ता में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो एक संस्था आपका इंडियन एसोसिएशन हो गया, उसके बाद आपके, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद एक संस्था आपका मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। इस संस्था की स्थापना 1884 में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में आपके पी रांगिया नायडू, ठीक, और सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक, और आपके पी आनंद चार्लू, इसके संस्थापक सदस्यों में थे। और मद्रास महाजन सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पी रांगिया नायडू को बनाया गया, ठीक है। 1884 में यह मद्रास में इस संस्था की स्थापना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस की स्थापना के पूर्व एक और संस्था, उस संस्था का नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह मुंबई में स्थापित हुआ था। यह जनवरी, आप नोट कर लीजिएगा, जनवरी 85 में स्थापित हुआ था। इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें फिरोज शाह मेहता, और केटी तेलंग,
तैलंग, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और इसके संस्थापक सदस्यों में बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यह संस्था 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग इसके संस्थापक सदस्य। अब देखिए 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इतने राजनीतिक संगठन हमारे सामने आ चुके थे, ठीक है, जो स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ साथ एक संस्था ऐसी थी जो अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व भी करने के लिए तत्पर थी। इन संस्थाओं के विषय में पूछा जाता है कि संस्था के संस्थापक कौन थे, संस्था की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको मैं पुनः एक बार सारी संस्थाएं एक बार रिपीट करके तब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर आता हूं। 1836 बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1838 लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी सोसाइटी, ये भी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। फिर उसके बाद 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और आपके राधाकांत देव और राजेंद्र लाल मित्र शामिल थे। फिर 1860 के दशक में हम जाते हैं तो आपको एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर 1875 में आते हैं तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। और फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया था, मनमोहन घोष के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, जिसमें आनंद मोहन बोस को इसका सचिव बनाया गया था और मनमोहन बोस के इसका अध्यक्ष वहाँ पर बनाया गया था इंडियन एसोसिएशन। यही एक ऐसी संस्था थी जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व अखिल भारतीय नेतृत्व करती थी। 1880 के दशक में हम देखते हैं तो आपके दो संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, एक मद्रास महाजन सभा और दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। एक देखिए, एक 1884 में है, एक 1885 में। मद्रास 1884 में और बम्बई 1885 में। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपको पी रांगिया नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो ने किया था और पी रांगिया नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने किया था। ये हमारी प्रमुख राजनीतिक संगठन थी। अब हम आते हैं मुख्य, जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मंच प्रदान किया गया था, ठीक है, वह संस्था थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक। पहले इसके विषय में थोड़ा सा फैक्ट्स आप जान लें, फिर उसके बाद हम इसकी कुछ बातें बताएंगे। पहला, यह संस्था दिसंबर, नाम इसका देखिएगा पहले 28 दिसंबर 1850, स्थापना क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहां पर हुआ था, बंबई ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर। कहाँ था, आपके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यह स्थापना हुआ था इस
स्थापना में उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय 72 सदस्य इसमें भाग लिए। सदस्य इसमें। अब हम आते हैं इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि क्या, इसके संस्थापक किसको माना जाता है। ठीक है, देखिए उस समय एक दौर आपने देखा है कि 1857 का विद्रोह शुरू होता है और समय समय पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति भारतीय जनता में आक्रोश की भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। तो कहा जाता है कि इस आक्रोश को एक निकलने का एक माध्यम प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार ए.ओ. ह्यूम के दिमाग में आया था। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के दिमाग में आया था। इन्होंने एक संस्था का गठन किया था। उस संस्था 1884 में गठित हुआ था। उस संस्था का नाम था 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ है और यह संस्था क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1884 में इसका गठन किया था। तो उनको ये लगा कि जो आक्रोश समय समय पे निकलता रहता है, विद्रोह के रूप में आता है, उसको ये कुछ मंच प्रदान किया जाए तो वो आक्रोश एक निकल जाएगा और हमारी सरकार एक स्थिरता के साथ भारत में कायम रहेगी। यह भारतीय राष्ट्रीय संघ ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था और इसी का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पहले पुणे में होना था। ठीक है, पुणे में होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैलने की वजह से यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। किस स्थान पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, या मुंबई के ग्वालियर टैंक के पास में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, ठीक है, उसी सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन था, उसके सुझाव पर इसका नाम बदल कर क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो क्या नवीन संस्था स्थापित हुई, तो नवीन संस्था कांग्रेस की नहीं स्थापित हुई। संस्था कौन सी थी? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ थी और इसी का नाम परिवर्तित कर किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में कहा जाता है कि यह अंग्रेजों की एक कूटनीति थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की एक कूटनीति के तहत किया था, क्योंकि उनको बार बार भारतीय जनता के प्रति अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह का एक भय समाया रहता था। ठीक है, इस वजह से वह इससे बचना चाहते थे और सोचते थे कि अगर एक मंच प्रदान किया जाए तो भारतीय जनता की जो समस्याएं हैं वो हमारे पास आएंगी और हम उसको किसी तरीके से शॉर्ट आउट करके अपनी सत्ता को संचालित करते रहेंगे। तो ये कूटनीति के तहत यह विचार, इतिहासकारों का मत है कि कूटनीति के तहत किया गया। लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया नामक जो उनकी पुस्तक है उसमें इस एक बात का उल्लेख किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, अंग्रेजों ने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था और भारतीयों ने, जो भारतीय तत्कालीन भारतीय बुद्धिजीवी जनमानस था, उसने इसका उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कब दिया था? 1916 में। किस पुस्तक में दिया था? यंग इंडिया में दिया था। अब जरा देखते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई के ग्वालियर टैंक के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और इसमें आपके एस.एन. बनर्जी, एस.एन.
इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उसी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन कलकत्ता में चल रहा था, इसीलिए वो भाग लेने में असमर्थ थे, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि के विषय में मैंने बता दिया कि ए.ओ. होम ने वो इसका संस्थापक माना जाता है और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक जो संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया, ठीक है। इसके विषय में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, ठीक है, इस बात का जिक्र किया है कि अंग्रेजों ने इस संस्था का उपयोग सेफ्टी वाल्व के रूप में और भारतीयों ने इस संस्था का उपयोग तड़ित चालक के रूप में, अब जरा सेफ्टी वाल्व तड़ित चालक का कॉन्सेप्ट देखिए। अब प्रेशर कुकर रहता है ना, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है छोटा सा, ठीक है। उस सेफ्टी वाल्व का कार्य क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा गैस भर जाएगी तो वह सेफ्टी वाल्व निकल पड़ेगा, फट पड़ेगा और वहाँ से गैस पास हो जाएगी और एक बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है, ठीक है। ये तो अंग्रेजों ने सोचा इसी तरीके से कि हम एक बड़े 1857 का विद्रोह वो देख चुके थे, तो उनको लगा कि हमें एक बड़े विद्रोह का सामना मुझे पुनः न करना पड़े, इसलिए इस संस्था की स्थापना कर दी जाए, ठीक है। भारतीयों ने सोचा तड़ित चालक, जब आप देखते हैं बड़े बड़े विशाल जो मकान बनाए जाते हैं, संस्थान बनाए जाते हैं, वहाँ एक तड़ित चालक लगाया जाता है, लोहे की रॉड है कि जब कभी बिजली कड़केगी, जब बिजली उसके ऊपर गिरेगी तो वह उसके माध्यम से जमीन में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो भारतीयों ने समझा कि हम बार बार आंदोलन करते हैं, हमारे ऊपर ब्रिटिश जो है इस एक दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा इस आंदोलन को कुचल देते हैं। अगर ये संस्था रहेगी तो वो तड़ित चालक के रूप में, यानी कि ब्रिटिश की जो शक्ति हमारे आंदोलन को कुचलने में कार्य करती थी, वह उसी के माध्यम से जमीन में समा जाए। तो हम अपनी बात कहते भी चलेंगे। तो इस तरीके से दोनों का एक ही समझ में आने लगा था और यह 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी जो सम्मेलन है, कभी जब क्वेश्चन आ जाए कि तड़ित चालक और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो वह सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था और 1916 में किस पुस्तक में दिया था, यंग इंडिया में दिया था, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, वार्षिक सम्मेलन हमेशा चलता है, ठीक है। पहला सम्मेलन आपका बंबई में, ठीक, दूसरा आपका कलकत्ता में, तीसरा मद्रास यानी कि जो प्रेसिडेंसी थे वहां पर सम्मेलन हुआ, फिर चौथा इनका इलाहाबाद, ठीक, और फिर इन्होंने नेक्स्ट सम्मेलन जो किया था पांचवा, फिर यहाँ बंबई और फिर छठा कलकत्ता, ठीक, और उसके बाद फिर सातवां जो है मद्रास। इस तरीके से सम्मेलन इनका आयोजित होता रहा और सम्मेलन कब आयोजित होता था, दिसंबर में 85, ठीक, दिसंबर 86, दिसंबर 87, दिसंबर 88, दिसंबर 89, दिसंबर 90 और फिर दिसंबर 90, ठीक है। ये सम्मेलन होता रहा। इस सम्मेलन में जो जनप्रतिनिधि भाग लेते थे, पहले दूसरे तीसरे सम्मेलन में देख लीजिएगा 72 लोगों ने भाग लिया था, दूसरे में 343 लोगों ने भाग लिया था, तीसरे में 607 लोगों ने भाग लिया था और चौथे में 443 लोगों ने भाग लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो दादा भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी कहा जाता था, ठीक, और दूसरे का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी,
9। तीसरे अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक। और चौथे का अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है। अब ये इसको आप जानते रहिए, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम वह कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो बदरुद्दीन तैयब, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है वह कौन सा प्रथम अंग्रेज था जो कांग्रेस की अध्यक्षता जिसने की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी, ठीक है, आपके इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। अब वहां से शुरू होकर प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन आयोजित होता था, तो आपको महत्वपूर्ण अधिवेशनों के विषय में कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आपका एक महत्वपूर्ण अधिवेशन 1905 में हुआ था, जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चला हुआ। 1906 का अधिवेशन महत्वपूर्ण था, 1907 का अधिवेशन महत्वपूर्ण था, 1916 का अधिवेशन महत्वपूर्ण था जो लखनऊ में हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है और नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता होता है। फिर अधिवेशन जब पहली बार किसी महिला ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन ने की थी, वो भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी कब पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव का 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और गांधी जी कभी इसके अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, ठीक है। और वह कौन सा व्यक्ति था जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, तो वो तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद आपकी 1929 जब स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1931 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फिर 1936 और 1938-39 वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बना। ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि जिसकी आने की संभावना है और मैं इसको आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ये आपके अध्यक्ष हो गए। अब इस कांग्रेस की नीति के प्रति अंग्रेजों का क्या दृष्टिकोण रहता है, ठीक है, उसको जरा देख लें आप। कांग्रेस की स्थापना के बाद इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो लोगों का मत था उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन अच्छा है, ठीक है। ब्रिटिश शासन की वो आलोचना नहीं करते। जो तत्कालीन हमारे नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, मदन मोहन मालवीय, फिर और ये सब बदरुद्दीन तैयब जी जो हमारे नेता थे, उनका कहना था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा है, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश रूल यहाँ पर नहीं है, यहाँ कंपनी के द्वारा अन ब्रिटिश रूल, बात समझे आप, कि कंपनी जो रूल इंग्लैंड की जो शासन सत्ता है इंग्लैंड के लोगों के लिए फॉलो करती है, वही रूल हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी के द्वारा उस रूल का, उस नीतियों का पालन नहीं किया जाता है। भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है, बल्कि भारत में अन ब्रिटिश रूल है। इनका मानना था कि भारत में अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल है। इसलिए वो चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश रूल लागू किया जाए, ब्रिटिश रूल लागू किया, ठीक है। कंपनी भारत में ब्रिटिश रूल के तहत शासन नहीं करती थी, अन ब्रिटिश रूल लागू था, इसलिए वो भारत में ब्रिटिश रूल लागू करने का की मांग करते थे। यानी कि ब्रिटिश शासन को तत्कालीन जो भारतीय नेता थे वो अच्छा मानते थे, एक दृष्टि उनकी थी कि वो अच्छा है, शासन हमारे लिए आवश्यक है। अब
एक दो महत्वपूर्ण तथ्य और समझ लीजिए इसमें कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन का एक द्विवार्षिक जो सम्मेलन होता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से सम्मेलन होता था। नाम क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से सम्मेलन होता था। यह सम्मेलन चूंकि उस समय क्या हुआ था, कलकत्ता में चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें आ नहीं पाए थे। तो इसी बार जो है इसका विलय जो है कहाँ, अगले वर्ष 1886 में कांग्रेस में कर दिया जाता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका विलय क्या हुआ, कांग्रेस में कब हो गया, 1886 में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो ब्रिटिश वायसराय वहाँ पर थे, हमारे यहाँ थे, उस समय डफरिन थे। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्होंने कांग्रेस को शुरुआत में उसको प्रश्रय देना शुरू किया था। जब कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है तो वहाँ के सदस्य जो भाग लेने जाते हैं उसको डफरिन ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था कांग्रेस की अधिवेशन के बाद। यानी कि शुरू में इसको इन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया, लेकिन जब भारतीय नेताओं ने अपनी मांग प्रस्तुत करनी शुरू की तो वो ब्रिटिश सत्ता जो है इनसे विमुख होती चली गई और कांग्रेस की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है जी, हेलो, कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो, ठीक है। तो इन्होंने आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। भारत में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्होंने 1886 में एक भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। भारत सुधार समिति, यह स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है। और फिर भारत 1888 में एक समिति और बनी है, उसका नाम है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। उसका नाम है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। यह भी समिति 1888 में बनाई गई है। यह भी समिति लंदन में बनाई गई और इसके अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे। विलियम डिग्बी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। यह भारत लंदन में भारतीयों के विषय में चर्चा करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में, इसकी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विलियम डिग्बी बनाए गए थे। तो आप 1885 के बाद कुछ महत्वपूर्ण और सन को याद रखिएगा। पहली बात तो 1886 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इसमें कर दिया गया। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि शुरुआत में ही 1886 तक, 85 के बाद 86 तक ब्रिटिश सत्ता का जो औपनिवेशिक सत्ता था उसका कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था। ठीक है। लेकिन उसके बाद वह इसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण है, 1886 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था और एक 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन लंदन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम डिग्बी ने किया था। ठीक है। अब कांग्रेस ने जो है अपनी मांगों को ब्रिटिश सत्ता के सम्मुख रखना प्रारंभ किया और वह कैसे किस तरीके से अपनी मांग को रखते थे
निवेदन के द्वारा निवेदन करते थे, प्रतिवेदन देते थे, ठीक है। और स्मरण पत्र देते थे, ठीक है। सभाओं के द्वारा, लेखों के द्वारा, ठीक है। ये सब अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के समक्ष रखते थे, ठीक है। और शुरू में इनके मांगों के फलस्वरूप इनकी मांग क्या थी? मांग ये थी इनकी कि विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक पहली मांग इनकी ये थी। दूसरी मांग थी इनकी कि उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, तीसरी इनकी मांग थी सैन्य खर्च में कमी, और चौथी इनकी मांग थी प्रशासनिक सुधार। तत्कालीन भारतीय जो नेता थे उनकी यही मांग थी, ठीक है। पहला क्या था? विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सैन्य खर्च में कमी की जाए और प्रशासनिक उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। इनकी मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, चूंकि ये संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे, तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम 1892 में पारित किया, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1892। इसमें जब मैं संवैधानिक सुधार पे चर्चा करूंगा तो इसमें इस बातों का उल्लेख करूंगा कि क्या क्या कहाँ हुआ था, लेकिन इसमें इनकी कुछ मांगों को शामिल करने का प्रयास किया गया, यानी कि विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की, ठीक है। लेकिन उस समय जो भारतीय फलक पर जो राजनीतिक मंच तैयार हुआ था, उस पर जो नेता उभर कर सामने आए थे, उस नेताओं की विचारधाराओं में अंतर आना शुरू हो गया, ठीक है। एक उस समय जो नेता थे, एक दादा भाई नौरोजी, ठीक। दूसरे आपके फिरोज शाह मेहता, तीसरे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, चौथे आपके मदन मोहन मालवीय, फिर बदरुद्दीन तैयबजी, ये प्रमुख आपके नेता थे, ठीक है। इसके समकक्ष समानांतर दूसरी विचारधारा के आपके तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, ये थे। इनको कांग्रेस के तरीकों से, उनकी नीतियों से इनको परहेज था, वो इससे अपने एक अलग मंतव्य रखते थे ये सब। और ये जो संवैधानिक तरीके से, ठीक है, अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करते थे, ठीक। उस समय भारतीयों के मन में स्वराज की भावना नहीं थी, या अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की भावना उस समय भारतीय नेताओं के मन में नहीं थी, ठीक है। और ये कांग्रेस जो है, उस समय भारत के बहुत बड़े विशाल
जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, यह शहर में रहने वाले कुछ मध्यम वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयबजी आदि लोगों को नरम दल के रूप में, ठीक है, या उदारवादी कहा जाता था। इसलिए यह संवैधानिक तरीके से प्रतिवेदनों के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करते थे और सरकार से मनवाने का प्रयास करते। और जो तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्त थे, ये जो है ये थोड़े से उग्रपंथी कह सकते हैं, या गरम दल का प्रतिनिधित्व करते। ठीक है, इसलिए कांग्रेस के प्रारंभ में हम देखते हैं कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है, कांग्रेस के विषय में अब चूंकि वार्षिक सम्मेलन होता था तो उसके विषय में लोगों का स्टेटमेंट आना प्रारंभ हो जाता था। तिलक कहते हैं, तिलक का कहना था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है किसका? तिलक का। यदि वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राने से, वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, ये किसने कहा था? तिलक ने कहा। ठीक है, दूसरा बिपिन चंद्रपाल ने इसे याचना संस्था कहा था। याचना संस्था किसको? कांग्रेस को, कि यह याचना करती थी। याचना संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्रपाल ने। इसको कह सकते हैं बिपिन चंद्र। ठीक है, चूंकि यह सम्मेलन 3 दिन चलता था, इसलिए 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा, इसको अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और लाला लाजपत राय इसे वार्षिक सम्मेलनों का राष्ट्रीय मेला, या नहीं, राष्ट्रीय सम्मेलनों का वार्षिक मेला, राष्ट्रीय सम्मेलन का वार्षिक मेला, ठीक, वार्षिक, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ये कांग्रेस के विषय में लोगों के उद्गार थे जो गरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ शुरू से 1886 के बाद से ही ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सत्ता का कांग्रेस के प्रति मोह भंग होता गया। ठीक है, और करजन तक आते आते यह कांग्रेस के प्रति एक वितृष्णा की भावना ब्रिटिश सत्ता में भर चुकी है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस अपनी मांगों को किसी भी तरीके से उठाने का प्रयत्न करते थे, तो कांग्रेस आपके अंग्रेज इससे नाखुश होते थे, अंग्रेजी सत्ता इससे नाराज होती थी। तो करजन ने क्या कहा कि करजन ने इसको एक गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहकर पुकारा था कांग्रेस को। और करजन का कहना था कि कांग्रेस अपनी मौत मर रही है और हम चाहते हैं कि जब तक मैं रहूं इसके शांतिपूर्ण मरने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। ये किसका स्टेटमेंट था? करजन का स्टेटमेंट था, कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस के प्रति। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट आने की संभावना बनी रहती है। तो कांग्रेस ने इसे, करजन ने इसे देशद्रोही संगठन कहा था, गंदी चीज कह के पुकारा था, और उन्होंने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है
और यह कांग्रेस अपने मौत मर रही है। मेरी इच्छा है कि इसके मरने में, शांतिपूर्ण मरने में मैं अपना योगदान कर सकूं। ठीक है, तो करजन के बाद देखते हैं कि भारतीय राजनीति, करजन के समय भारतीय राजनीति में काफी उबाल आता है और इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राजनीति एक उग्र राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ चलता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही आपको राजनीतिक संगठनों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में ही आप चर्चा करेंगे। अब वो नेक्स्ट आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब आएंगे, इसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि।